अस्सलामुअलैकुम। साउंड का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ द चैप्टर नंबर 11। थोड़ा सा पिछला प्रीवियस मैं आपको रिवाइज़ करा दूँ। हमने लास्ट चैप्टर में ये स्टडी किया था दैट साउंड ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ वेव्स एंड इट रिक्वायर्स मीडियम फॉर द प्रोपगेशन एंड साउंड वाज द एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव। एंड साउंड में हमने ये देखा था कि ये ट्रेवल करती है कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस बनाते हुए अपनी एयर में। और दूसरा, अगर हम लोग वेव की बात करें कि साउंड वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है, तो वेव किस तरह प्रोड्यूस होती है अगर हम लोग किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस को क्रिएट करें और उसके पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे या ऊपर नीचे मूव करें तो वो वेव प्रोड्यूस होती है। तो वेव की दो टाइप्स थी। मैकेनिकल वेव में ऐसा था कि किसी भी वेव को ट्रैवल करने के लिए अगर कोई मीडियम रिक्वायर्ड होता है, बिकॉज़ वेव इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वो एनर्जी ही एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। तो उस जिसे मीडियम रिक्वायर होता है उस वेव को हम लोग मैकेनिकल वेव कहते हैं। फिर हमने दो तरह की वेव्स पढ़ी थी, ट्रांसफ़र वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनाते हुए मूव करती है। यहाँ पर बेसिकली जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होती है और साउंड जो हमारी एयर है उसके थ्रू जब ट्रैवल करती जाती है तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन किस तरह प्रोड्यूस करती है वो दिखाया हुआ है। ये हमारे पास जो यहाँ पर आपको यू शेप में एक चीज़ नज़र आ रही है, ये है ट्यूनिंग फॉर्क। इसका नाम है ट्यूनिंग फॉर्क। लेबॉर्ट्री में एक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास यूज़ होता है जो वाई शेप में होता है। इसके दो ये जो टोंग्स होते हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द टोंग्स। एक ये जिस पे ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, ये इसके दो टोंग्स होते हैं और नीचे से इसका एक हैंडल होता है जो पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम कहते हैं ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है। इसको इस तरह से किया जाता है कि रबर के एक गोल से पैड पर, ब्लैक कलर के पैड पे इसको हिट करते हैं हल्के से। जब हल्के से इसको हिट किया जाता है तो इसके ये जो टोंग्स होते हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। जब टोंग्स वाइब्रेट करते हैं तो एयर के पार्टिकल्स को आगे पीछे मूव कराते हैं। एज आ रिज़ल्ट एयर में कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस होती है। किस तरह से, ये फिगर नंबर ए में आप देखेंगे कि फ़िलहाल ये जो टोंग है उसकी ये चीज़ मीन पोजीशन जो ओ पे शो हो रही है वो है, और एक्सट्रीम पोजीशंस उसकी बी और ए पोजीशन शो की हुई है। अभी ये वाइब्रेट नहीं कर रहा है, ये स्टिल पड़ा हुआ है। तो इसके सामने जो पिंक लाइंस हैं ये एयर को शो कर रही हैं, और अभी एयर जो है उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, वो स्टिल है। बी में आप देखें कि हम लोगों ने इसको जब मूव कराया तो इसके अब जो टोंग्स हैं वो आगे पीछे मूव करेंगे। आगे जब मूव करेगा तो वो मूव करके बी पोजीशन पे जाएगा, और पीछे की तरफ जब मूव करेगा तो वो मूव करके ए पोजीशन की तरफ जाएगा। जैसे ही इसने आगे की तरफ मूव किया तो एयर के पार्टिकल्स को इसने आगे मूव करवाया, जो कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है इस जगह पर। ठीक है, तो ये इसने एयर के पार्टिकल्स को आगे की तरफ धकेला, जिस धकेल जाने की वजह से पार्टिकल्स में जो है वो डेंसिटी सी प्रोड्यूस हुई। पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज़र हो गए, यहाँ पे एयर का प्रेशर ज़्यादा हुआ। फिर जैसे ही ये पीछे की तरफ मूव करता हुआ ए की तरफ गया तो एयर के पार्टिकल्स जो है वो थोड़े से खुल गए, और फिर जैसे ही ये आगे की तरफ मूव करता हुआ आएगा तो फिर एयर को कंप्रेस कर देगा। इसकी वजह से जो है वो कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन एयर में प्रोड्यूस हो गई। अब इस डायग्राम को दिखाने का एक और भी मकसद था कि जब भी हम साउंड की वेव को ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे। इस तरह से आपको कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बड़ी अच्छे तरीके से पता चल जाएगी। अब इस डायग्राम में ये जो सेंट्रल वन रीजन है इट इज़ शोइंग यू दी कंप्रेशन, और ये साइड्स वाले जो दो रीजन है इट्स शोइंग दी रेयर फ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव। अगली ही पेज पर इसकी डायग्राम है, पेज 22 पर, जो कि आपको कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन दिखा रही है। यहाँ पर जो डार्क ब्लू कलर का एरिया है दिस इज़ शोइंग द कंप्रेशन, और लाइट जो एरिया है वाइट सा दिस इज़ शोइंग द रेयर फ्रैक्शन। और इसको कंपेयर किया गया है यहाँ पर उस वेव के साथ जो क्रस्ट और ट्रफ बनाती हुई मूव हो रही है, यानी मीन पोजीशन से ऊपर और नीचे मूव कर रही है। तो यहाँ पर देखें उसने कंपेयर करके दिखाया कि ये जो हमारा एरिया था डार्क ब्लू कलर का, वहाँ पे सपोज़ के क्रस्ट प्रोड्यूस हो रही है, यानी वो
मीन पोजीशन से हाईएस्ट पॉइंट है, और जो हमारी लाइटर वन एरिया वाइट वाइट सा वहाँ पे ट्रफ प्रोड्यूस हो रही है, यानी वो मीन पोजीशन से हमारा लोअर एरिया है। ठीक है, तो इसमें इस निचले वाले पैराग्राफ में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन को डिफ़ाइन भी कर दिया गया है। ये मैंने अंडरलाइन की हुई है, यहाँ से इनकी डेफिनेशन शुरू हो रही है। पढ़ लेते हैं कि साउंड वेव की कंप्रेशन और रेयरफैक्शन को कैसे डिफ़ाइन करना है। कंप्रेशंस आर द प्लेसेस वेयर एयर प्रेशर इज slightly higher than the surrounding air pressure due to high density of the particles, while rarefactions are the regions that correspond to the low air pressure due to the low density of the air particles। तो इस तरह से हम लोग डिफ़ाइन कर देंगे साउंड वेव के कंप्रेशन को और रेयरफैक्शन को। उसके बाद हम लोग मूव कर रहे हैं यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की तरफ। सेकंड जो हमारा टॉपिक जो हमने बाकायदा रीड करना है वो है साउंड की प्रॉपर्टीज़, उसकी करेक्टरिस्टिक्स, उसकी खसूसियात क्या होती हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहली करेक्टरिस्टिक जो है साउंड की जिसे हम डिस्कस करते हैं वो है लाउडनेस पहली करेक्टरिस्टिक है साउंड की, और इसको किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है। लाउडनेस इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। ध्यान से समझें, लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। लाउडनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है साउंड की जिसकी वजह से जब भी हम कोई आवाज़ सुनते हैं तो हम ये पहचान लेते हैं कि ये आवाज़ बुलंद है और ये आवाज़ मध्यम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम लोग आपस में बात करते हैं तो हम एक मध्यम आवाज़ में बात करते हैं, लेकिन अगर हम लोग एड्रेस करें या ख़िताब करें, एड्रेस का मतलब होता है ख़िताब करना, या पब्लिक मीटिंग से एक पूरे जलसे से, तो हम लोग बहुत लाउड बोलते हैं, बुलंद आवाज़ में बोलते हैं। तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से हम आवाज़ को पहचानते हैं कि ये बुलंद आवाज़ है और ये मध्यम आवाज़ है साउंड की, उस प्रॉपर्टी को लाउडनेस कहा गया है। लाउडनेस ऑफ द साउंड 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर देखते हैं, यहाँ पे गिवन है हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। वेव की अगर बात करूँ तो एम्पलीट्यूड को हमने किस तरह से डिफ़ाइन किया था, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया था वेव ने, उसे एम्पलीट्यूड कहा गया था। अब जितना एम्पलीट्यूड वाइब्रेटिंग बॉडी का ज़्यादा होगा तो उतना ही हमारे पास लाउडनेस ज़्यादा होगी। साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है, और उसकी लाउडनेस डिपेंड करती है वाइब्रेटिंग बॉडी के एम्पलीट्यूड पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बहुत बड़ा ड्रम था, उसको मैंने वाइब्रेट कराया, जो ड्रम था उसने यूं वाइब्रेट किया लाइक दिस। ये मीन पोजीशन से जितना ज़्यादा उसने वाइब्रेट किया तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का डिस्टेंस जो था वो उतना ही ज़्यादा था। एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, ज़्यादा ज़ोरदार आवाज़ प्रोड्यूस हुई। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी मीन्स कि जब बॉडी वाइब्रेट कर रहा है तो डेफिनेटली वो जो है अपनी मीन पोजीशन से आगे और पीछे मूव कर रहा है। तो मीन पोजीशन से जितना ज़्यादा एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस हुआ, इट मीन्स उसका एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा हुआ। तो लाउडनेस ऑफ द साउंड वेरीज डायरेक्टली विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। पहली लाइन में उसने ये लिखा है कि जो साउंड की लाउडनेस होती है वो एम्पलीट्यूड के साथ उसका डायरेक्ट लिंक होता है। एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो साउंड की लाउडनेस ज़्यादा होगी, एम्पलीट्यूड कम होगा तो साउंड की जो लाउडनेस है हमारी वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल में उसने यहाँ पे बताया है कि द साउंड प्रोड्यूस बाय सितार वो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो गिटार की तरह का होता है, उसकी तारों को हम उंगली से प्लक करते हैं। ठीक है, उसने कहा कि अगर हम सितार की जो वायर्स हैं उसको प्लक करते हैं मोर वायलेंटली, ज़्यादा ज़ोर से, तो हमारे पास साउंड जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ये यहाँ पर उसने बताया हुआ है। सिमिलरली सेकंड में उसने एग्जांपल में समझाने की कोशिश की है, व्हेन वी बीट आर ड्रम फोर्सफुली, जब हम एक ढोल को बहुत ज़ोर से बजाते हैं तो उसमें से क्या होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस होती है क्योंकि वो ज़्यादा ज़ोर से वाइब्रेट करता है। हल्के से बजाएंगे तो ज़्यादा ज़ोरदार आवाज़ प्रोड्यूस नहीं होगी। तो क्या हो गया कि लाउडनेस का पहला फैक्टर ये हो गया, ये एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पर डिपेंड करती है।
द सेकेंड वन फैक्टर, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड की लाउडनेस का ताल्लुक वाइब्रेशन होने वाली बॉडी के एरिया से भी होता है। अब एरिया से किस तरह ताल्लुक है, एरिया समझाती हूँ। एक बहुत बड़ा ढोल है, बहुत बड़ा ड्रम है, उसको जब हम बजाएंगे ज़ोर से तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊंची प्रोड्यूस होगी, क्योंकि वो जितना बड़ा है उतना ज़्यादा उस ड्रम का एरिया है, ठीक है, बहुत ज़ोरदार आवाज़ प्रोड्यूस होगी। यही अगर हम लोग किसी छोटे ढोल को बजाते हैं, छोटी सी ढोलकी बजाते हैं, उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा लाउड प्रोड्यूस नहीं होगी जितनी कि एक बड़े वाले ड्रम की प्रोड्यूस होगी, क्योंकि बड़े ड्रम का एरिया बहुत ज़्यादा था और छोटी सी ढोलकी का एरिया जो था वो इतना ज़्यादा नहीं था जहाँ पे हमने उसको हिट किया था, उस जिस एरिया पे उसको मारा था। तो डेफिनेटली बड़ी चीज़ में आवाज़ ज़्यादा लाउड प्रोड्यूस होगी, छोटी चीज़ में आवाज़ इतनी ज़्यादा लाउड प्रोड्यूस नहीं होगी, मतलब कि फेंट प्रोड्यूस होगी। तो सेकंड फैक्टर जो डिपेंड करता है लाउडनेस ऑफ द साउंड पे, वो एरिया होता है। तो देखें, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, द लाउडनेस ऑफ द साउंड आल्सो डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में उसने वही सारा आपको एग्जाम्पल में बता दिया है, इसको काइंडली पढ़ लें जैसे मैंने आपको समझाया था। थर्ड वन फैक्टर हम देखते हैं। द थर्ड वन फैक्टर जो लाउडनेस पर डिपेंड कर रहा होता है, उसमें एक फैक्टर डिस्टेंस भी आ जाता है फ्रॉम दी वाइब्रेटिंग बॉडी। एग्जाम्पल देती हूँ, वाइब्रेटिंग बॉडी वो होती है जो साउंड प्रोड्यूस कर रही होती है। अगर हम लोगों के पास एक ऐसी बॉडी है जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्पीकर है जिसमें से आवाज़ आ रही है, अगर आप लोग उस स्पीकर के पास खड़े हुए हैं तो आपको आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड सुनाई देगी। अगर आप उस स्पीकर से बहुत दूर खड़े हुए हैं तो वो आपको बिल्कुल हल्की सुनाई देगी, समझ भी नहीं आएगी, या अक्सर सुनाई ही नहीं देगी। तो लाउडनेस पे एक डिस्टेंस का फैक्टर भी डिपेंड करता है। आवाज़ का ज़ोर से आना ये भी मैटर करता है कि आप साउंड प्रोड्यूस करने वाली बॉडी के करीब खड़े हुए हैं या उससे दूर खड़े हुए हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर ऑफ द लाउडनेस। अच्छा, जो फोर्थ वन फैक्टर है उसको हमने यहाँ पे खुद हाईलाइट भी करना है और ख़ुद बनाना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो बुक है उसमें ये नहीं हाईलाइट हुआ। ये देखें, ये मैंने यहाँ पर इन लाइंस में, ये जो लाइंस गिवन है यहाँ पे मैंने इसको डी मार्क किया है और ये अंडरलाइन कर दिया है। ये इसको मैंने डी मार्क कर दिया और साथ में इसको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह से आप डी मार्क कर दें, राइट, और फिर अंडरलाइन करें, और जो हेडिंग बनानी है ना उसकी, वो आपने इसकी हेडिंग ये बनानी है, ये फिज़िकल कंडीशन ऑफ ईयर्स, फिज़िकल कंडीशन ऑफ दी ईयर्स। तो फोर्थ वन जो फैक्टर है जिस पर लाउडनेस डिपेंड करती है वो है हमारा जी फिज़िकल कंडीशन ऑफ दी ईयर्स। अब लाउडनेस का जो फोर्थ फैक्टर है वो ईयर की फ़िज़िकल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। अब जैसे जैसे इंसान की एज ज़्यादा होती जाती है, उसके कानों में जो सुनने की सलाहियत होती है वो कम होती जाती है, उसके कानों की फ़िज़िकल कंडीशन ख़राब होती जाती है, या किसी वजह से ड्यू टू सम एक्सीडेंट या कभी नेचुरली भी कानों में वो एबिलिटी नहीं होती कि आवाज़ को प्रॉपर्ली सुन सकें। और यंग एज में चूँकि या बचपन में बच्चों की एज में जो सुनने की एबिलिटी होती है लोगों में और बच्चों में वो ज़्यादा होती है, या जिसके कान बिल्कुल ठीक होते हैं उन्हें आवाज़ सही सुनाई देती है अगर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लाउडनेस ऑफ द साउंड इस बात पे भी डिपेंड करती है कि सुनाई दे रही है आवाज़ जिसको, उसके कान की फ़िज़िकल कंडीशन ठीक है या नहीं। तो अगर उसके कानों की कंडीशन बिल्कुल ठीक है तो उसको लाउड आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन अगर उसके कानों की कंडीशन सही नहीं है तो उसे आवाज़ लाउड सुनाई नहीं देगी। तो ये हमारे पास चार फैक्टर्स थे, पहला एम्पलीट्यूड, दूसरा एरिया, तीसरा हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, और चौथा फिज़िकल कंडीशन ऑफ एयर। इन चारों फैक्टर्स पे हमारी साउंड जो है वो डिपेंड करती है। यहाँ पर इसी के बिल्कुल सामने दो फॉर योर इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। इनको हमने पढ़ना है और बहुत ध्यान से समझना है। सबसे ऊपर जो फॉर योर इन्फॉर्मेशन है उसमें क्या उसने बताया हुआ है, उसने कहा कि आप लोगों ने अक्सर टेलीविज़न में भी देखा होगा कि एक बाकायदा मुंह से आवाज़ निकाली जाती है, बड़ी ज़ोरदार इस किस्म की आवाज़ निकाली जाती है कि उस आवाज़ से सामने पड़ा हुआ कोई ग्लास या ग्लास का कोई ग्लोब
टूट जाता है, या फिर छत पे लगा हुआ कोई बल्ब टूटता है, या छत पे लगा हुआ कोई ग्लोब टूटता है। बेसिकली होता क्या है, वो एक ख़ास तरीका होता है रेजोनेंस प्रोड्यूस करने का। रेजोनेंस क्या होती है, इस तरह की फ्रीक्वेंसी मुसलसल निकाली जाती है कि आपके आसपास की चीज़ें उस आवाज़ के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर दें, और अगर वो फ्रीक्वेंसी हद से ज़्यादा हो जाए तो आसपास की चीज़ें इस कदर ज़ोर से वाइब्रेट करें कि वो टूट भी सकती हैं। जैसे कि आप लोगों ने अक्सर अपने घरों में ये चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि जब कोई बाहर से वूफर्स वाली कार गुज़रती है जिसके बड़े लाउड किस्म के म्यूज़िक होते हैं, तो आपके घर की जो खिड़कियाँ और शीशे होते हैं वो बहुत ज़ोर ज़ोर से उसके साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी, उस साउंड की फ्रीक्वेंसी की वजह से वो इस किस्म की फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है। और अगर वो और ज़्यादा ज़ोरदार होती जाए तो वो जब आपके खिड़कियों के शीशे और घर के जो शीशे हैं वो टूट भी सकते हैं। तो ये होता है हमारा रेजोनेंस का फिनोमेना। ये अक्सर फॉलो किया जाता है दूर पड़ी हुई ग्लास के ग्लोब्स और चीज़ों को तोड़ने के लिए। तो ये उसने आपको बताया कि साउंड जो है, चूँकि वो एक वेव की फॉर्म है और इसकी फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करके हम लोग ग्लास के ग्लोब्स को तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये पहली वाली बात उसने यहाँ पे की। अब ये जो सेकंड वाला है हमारे पास, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फॉर योर इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में नोट कर लें, यहाँ पे लिख भी लें कि हमारे पास बोर्ड में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, अक्सर नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा आता है कि व्हाट आर साइलेंट विसल, साइलेंट विसल होती क्या है। अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ये बताती जाऊँ कि हमारे जो ह्यूमन ईयर है वो कुछ फ्रीक्वेंसी की साउंड सुन सकते हैं और कुछ फ्रीक्वेंसी की साउंड नहीं सुन सकते, और ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन भी, और ये वेरी करती है एनिमल्स में और होती है और इंसानों में और होती है। ठीक है, तो जो इंसान की ऑडिबल रेंज है, ऑडिबल रेंज मतलब सुनाई देने वाली रेंज ऑफ द साउंड, आवाज़ की, वो है 20 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी से लेके 20,000 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी तक। जो आवाज़ें 20 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी से शुरू होकर 20,000 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी तक जाती हैं वो हम सुन सकते हैं। जो आवाज़ें 20 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी से कम होती हैं वो हमें सुनाई नहीं देती। जो 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा की आवाज़ होती है वो भी हमारे कान सुन नहीं सकते, क्योंकि हमारे कान सिर्फ 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। तो यहाँ पे बात ये की गई है कि जो हमारे डॉग्स होते हैं उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो 25,000 हर्ट्ज़ तक की आवाज़ सुन सकते हैं। अब इंसानी कान तो 20 हर्ट्ज़ से ऊपर की आवाज़ नहीं सुन सकते, तो डॉग्स को बुलाने के लिए एक इस तरह की विसल बनाई गई है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा है। ठीक है, तो डॉग्स जो है चूँकि वो 25,000 हर्ट्ज़ तक फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं, इसलिए जब हम लोग उस विसल को बजाते हैं तो उसमें से जो आवाज़ आती है वो इंसानी कान तो सुन नहीं सकता, लेकिन डॉग्स उसको ज़रूर सुन सकते हैं, जिसकी वजह से उस विसल का नाम है साइलेंट विसल, और वो जो है वो हम डॉग्स को बुलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, उसके बाद एक सेकंड है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड जो हमने डिस्कस करनी है दैट इज़ पिच। पिच क्या होती है? पिच इज़ ऑल्सो एन अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। Pitch is the characteristic of sound by which we can distinguish between shrill and grave sound. पिच क्या है? पिच एक ऐसी प्रॉपर्टी है साउंड की जो हमें बताती है डिफरेंस, किस किस साउंड का डिफरेंस बताएगी। अब श्रिल बारीक आवाज़ का एंड ग्रेव भारी आवाज़ का। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों की और ख़वातीन की जो आवाज़ होती है वो श्रिल होती है यानी बारीक होती है, और जो मर्दों की आवाज़ होती है वो ग्रेव होती है यानी भारी होती है। जब हम आवाज़ सुनते हैं तो हमें पता चल जाता है कि एक आवाज़ श्रिल है और दूसरी आवाज़ ग्रेव है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो साउंड में एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से हम श्रिल और ग्रेव साउंड को फ़र्क पता कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी पिच। उसको हम पिच कहते हैं। नीचे देखें ये अंडरलाइन जहाँ पे मैंने की हुई है, इसको प्लीज़ ज़रूर आपने देखना है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इसने क्या लिखा है? इट डिपेंड्स अपॉन दी फ्रीक्वेंसी। पिच किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। चूँकि साउंड जो है वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है एंड वेव हैज़ फ्रीक्वेंसी। सेकेंड थिंग, अ हाई पिच मीन्स हायर फ्रीक्वेंसी एंड वाइस वर्सा।
हाई पिच होने का मतलब है फ्रीक्वेंसी का हाई होना एंड वाइस वर्सा वगैरह वगैरह, वाइस वर्सा वगैरह वगैरह को कहा जाता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ द लेडीज़ एंड चिल्ड्रन इज़ हायर दैन दैट ऑफ मैन। जो ख़वातीन और बच्चों की आवाज़ होती है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, मर्दों की निस्बत। Therefore the voice of the ladies and children is shrill and of high pitch, जिसकी वजह से बच्चों की और ख़वातीन की जो आवाज़ है वो बहुत बारीक होती है और उसकी पिच बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मैन। मैन की जो आवाज़ की पिच है वो भी कम होती है, ठीक है, और वो ग्रेव साउंड होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी लोअर होती है। यहाँ पर इस डायग्राम में आपको लो पिच और हाई पिच का फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशनशिप दिखाया गया है। उसने बताया है कि जहाँ पे फ्रीक्वेंसी लो है वहाँ पे पिच भी लो है और जहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाई है वहाँ पे पिच भी हाई है। ये ऊपर वाली जो डायग्राम है इसमें इस तरह से गिवन है, तो ये इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी कम है, यानी पर सेकंड नंबर ऑफ़ द वाइब्रेशंस कम प्रोड्यूस हो रही है। और जो हमारे पास दूसरी डायग्राम में यूं दिखाया गया, दैट इज़ मीन इट हैज़ हायर फ्रीक्वेंसी। द थर्ड वन करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, जो तीसरी हम लोग प्रॉपर्टी या करैक्टरिस्टिक साउंड की पढ़ने जा रहे हैं वो है क्वालिटी। क्वालिटी क्या चीज़ होती है? क्वालिटी हम लोग मेयार को भी कहते हैं, ठीक है। तो साउंड की क्वालिटी की बात कहाँ पे आती है, इसको देखते हैं। द करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, साउंड की एक ऐसी प्रॉपर्टी या खसूसियत बाय विच वी कैन, जिसकी वजह से हम डिस्टिंग्विश बिटवीन, फ़र्क बता सकें, टू साउंड्स, दो आवाज़ों का, ऑफ सेम लाउडनेस, जिसकी लाउडनेस भी सेम है, एंड पिच, और पिच भी सेम है, इज़ कॉल्ड क्वालिटी। अब उसे हम क्वालिटी कहते हैं। अब क्वालिटी क्या चीज़ है? अक्सर हम लोग दो आवाज़ें सुनते हैं जिसकी, फॉर एग्ज़ाम्पल, दो आवाज़ें आ रही है जिसकी पिच भी सेम है, जिसकी जो है वो लाउडनेस भी सेम है, लेकिन एक आवाज़ सुन के आपको बहुत अच्छा लग रहा है और दूसरी आवाज़ सुन के आपको अच्छा नहीं लग रहा। एक कटी फटी सी आवाज़ है और एक बहुत प्लेजेंट आवाज़ है। तो जो आवाज़ अच्छी लगेगी उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, जो आवाज़ अच्छी नहीं लगेगी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। उसको उसने यहाँ पे शो किया हुआ है इस एग्ज़ाम्पल में, कि सबसे पहले ए में उसने बताया है कि जो ट्यूनिंग फॉर्क होता है हमारा, वो एक स्मूथ साउंड की प्रोड्यूस करता है वेव्स, जिसकी वजह से यहाँ पर जो गिवन डायग्राम है वहाँ पे बहुत अच्छी सी हमारे पास एक वेव फॉर्म आ रही है। बी नंबर पे जो डायग्राम है वो एक फ्लूट की है। फ्लूट क्या है? जो बांसुरी की तरह बजाया जाता है। यूजुअली उसकी आवाज़ हमें अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ पे ये वेव फॉर्म जो नज़र आ रही है ये इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं बनी हुई, वेव डिस्टर्ब है। दैट इज़ मीन कि यहाँ पर जो हमारा फ्लूइड साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो ठीक प्रोड्यूस नहीं कर रहा। जो थर्ड नंबर पे हमें दिखाई दे रही है ये कैलिनेट की है। कैलिनेट एक बाजा होता है जो काफ़ी फटी हुई आवाज़ निकालता है और वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और जो इसकी वेव फॉर्म हमारे पास आ रही है ये भी कोई इतनी अच्छी नहीं आ रही। तो कैलिनेट जो है उसकी जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है। सो क्वालिटी जो है वो हमें एक प्लेजेंट साउंड में और एक अनप्लेजेंट साउंड में डिफरेंस का बता देती है। दैट इज़ कॉल्ड द क्वालिटी। This was the today's lecture.